In atomic and molecular physics, so far we have discussed the atomic spectra particularly. Now it is the time when we are going to start to discuss the molecular spectra. But in this lecture, we will see only a short introduction regarding this molecular spectra, and in this regard, we will actually brief an important a theory which is called Born-Oppenheimer approximation. एक्चुअली जो हम लोगों का सिलेबस है उसमें आप मेनली डायटोमिक मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम का स्टडी करते हैं। वैसे हम लोग कुछ ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम की भी बात करेंगे, लेकिन मेनली हमारा जो यह लेक्चर सीरीज होगा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से रिलेटेड वह लिमिटेड होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम पर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग केवल ये देखने जा रहे हैं कि ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है पर्टिकुलर रूप से उसके स्पेक्ट्रा को अगर डिस्कस करें तो कैसे कर सकते हैं, क्या हमारा थ्योरेटिकल बेसिस होगा, क्या उसमें कॉम्प्लिकेशन है, क्या कठिनाई है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस करना और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम को डिस्कस करना दोनों में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द डिस्कशन ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो हम केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जो अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो ये मॉलिक्यूल वैसा मॉलिक्यूल होता है जो दो एटम से बना हुआ होता है। नाम से ही क्लियर है, डायटोमिक, इट मीन्स ए मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स। यू कैन सी दिस फिगर। अगर आप मानते हैं कि ये जो हमारा डॉट है, छोटा स्फीयर है, या एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये दूसरा स्मॉल स्फीयर दूसरे एटम को रिप्रेजेंट करता है। सो ए डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स। अब ये जो दो एटम है, यह दोनों एटम सिमिलर भी हो सकता है, आइडेंटिकल भी हो सकता है और आइडेंटिकल नहीं भी हो सकता है। इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि जो हमारा जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वह एक्चुअली दो तरह का होगा, और हम लोग दोनों तरह के मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जो फर्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड एक्चुअली होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। होमोन्यूक्लियर, तो होमो मीन्स सेम एंड न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, सेम न्यूक्लियस। इट मीन्स अगर आप कहते हैं कि कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस मॉलिक्यूल का जो दोनों एटम है वह सिमिलर है, आइडेंटिकल है, एक ही जैसा है, दोनों का न्यूक्लियस सेम है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें H2 का, तो आप देखिए कि H2 में दो एटम है और दोनों एटम H का ही है। सिमिलरली N2 दो एटम इसमें भी है, दोनों N का है। इसी तरह से O2 है, Cl2 है। ये सब एग्जाम्पल है एक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का। इस मॉलिक्यूल का एक खास इम्पॉर्टेंट फीचर ये है, आप देखेंगे कि चूँकि दोनों एटम, जैसे मान लो H2 की ही अगर बात करें तो both atoms are H and H, and when this molecule is formed, actually there will be a sharing of electron. हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और पहले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है इस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, आप जानते हैं। अब चूंकि दोनों एटम सेम ही है, इसीलिए ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के द्वारा इक्वली अट्रैक्टेड होगा, एंड सो देयर इज नो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका रिजल्ट ये होता है कि इस मॉलिक्यूल में कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता है। तो एक स्पेशल फीचर हुआ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का कि इसमें कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि इसका जो डायपोल मोमेंट है dm, दैट विल बी इक्वल टू 0। इनफैक्ट डायपोल मोमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है
जब हम लोग मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, और जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, पर्टिकुलरली होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस आइडेंटिकल है और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली अट्रैक्टेड होगा, सो देयर विल बी नो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नो चार्ज विल बी डेवलप्ड, एंड इसलिए यह जो मॉलिक्यूल है यह नॉन पोलर भी कहलाता है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वह हेट्रोन्यूक्लियर भी हो सकता है। When you say that molecule is heteronuclear, what does it mean? It means the two atoms of the molecule are not identical, but they are different. दोनों अलग अलग होगा। For example, you can say HF, hydrogen fluoride, HCl, hydrogen chloride, CO, carbon monoxide. आप देखिए, all are these diatomic molecules, but the two atoms are not similar. अगर HF की बात करें, एक H है तो दूसरा आपका F है, फ्लोरीन है, बोथ एटम्स आर डिफरेंट, एंड सो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल में ऐसा संभव है कि इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट हो और परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं भी हो। अगर HF की बात करें, HCl की बात करें, तो होता क्या है कि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमारा फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण अधिक अट्रैक्ट करता है, या कहिए कि स्ट्रॉन्गर फोर्स से अट्रैक्ट करता है। परिणाम होता है कि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है फ्लोरीन के तरफ, और इस पर एक चार्ज डेवलपमेंट होगा, जो हमारा फ्लोरीन का एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन पर दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज, एंड सो दिस मॉलिक्यूल जस्ट एक्ट्स लाइक एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इट हैज़ ए परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो इसमें डायपोल मोमेंट देखेंगे, जो ऐसा नहीं कि जो सारे हेट्रोन्यूक्लियर में परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन देयर आर सो मेनी हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स विच हैज़ परमानेंट डायपोल मोमेंट, सो इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। और जब आगे देखेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, तो ये जो डायपोल मोमेंट का नॉन जीरो होना है, दिस विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्कशन ऑफ द स्पेक्ट्रा ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल में दोनों एटम एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों का जो न्यूक्लियस है वह, अगर सोचो कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का ही एग्जाम्पल लें, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वह एक दूसरे से कनेक्टेड है एक लाइन से। अगर इमेजिन करें तो एक लाइन जो ज्वाइन करता है दोनों एटम के न्यूक्लियस को, एक्चुअली हम लोग उसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हुआ? तो दिस इज जस्ट ए लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियर ऑफ द टू एटम्स ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इनफैक्ट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करें ऐसे एटम के स्पेक्ट्रा की, तो इनफैक्ट जस्ट लाइक एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा है वह इमिशन स्पेक्ट्रा भी हो सकता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी हो सकता है। और इनफैक्ट ये जो, जब भी आप जानते हैं कि कोई भी जो स्पेक्ट्रम एराइज होता है वह ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एटम्स या ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल होगा। अगर मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, तो अगर सपोज करो कि हमारा मॉलिक्यूल किसी हायर एनर्जी स्टेट में, जैसे ये जो लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स ए हायर एनर्जी स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल, and this horizontal line represents the lower energy state of the same molecule. And when there will be a transition of molecule from this higher energy level to this lower energy level, then energy will be emitted and you will get the emission spectra. ठीक इसका रिवर्स, अगर आप बात करें कि मान लो कि हमारा मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी लेवल से ही जाता है हायर एनर्जी लेवल में, तो कैसे जा सकता है? डेफिनेटली इसके लिए हमें इसमें एनर्जी ऐड करना होगा, तब ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा, और इस कंडीशन में आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है। तो इनफैक्ट
दो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल के बीच ट्रांजिशन से आपको इमिशन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा मिलेगा, जो दो अलॉट एनर्जी लेवल्स है। लेकिन हम लोग यहाँ इस इंट्रोडक्शन में ये जानना चाहते हैं कि ये जो एनर्जी लेवल स्कीम है मॉलिक्यूल का और जो एनर्जी लेवल स्कीम होता है एटम का, दोनों में फ़र्क क्या है। आप देखेंगे कि एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल स्कीम है दैट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन द एटॉमिक एनर्जी लेवल। एटॉमिक एनर्जी लेवल के कंपैरिजन में ये मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल जो है वह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। सो इनफैक्ट क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है, एट फर्स्ट हम लोग इस रीजन को जानना चाहते हैं कि व्हाई द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन द एटॉमिक एनर्जी लेवल्स। क्यों उसके तुलना में यह ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इस रीजन को देखना चाहेंगे। एक्चुअली आप इसके रिगार्डिंग कह सकते हैं कि देयर आर एक्चुअली द टू मेन रीजन्स। दो महत्वपूर्ण कारण हम यहाँ आपको बताएंगे जो ये बताएगा कि व्हाई द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स आर रिलेटिवली मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन द एटॉमिक एनर्जी लेवल्स। मुख्य रूप से दो कारण आप यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यह जानें कि जब आप एटॉमिक एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो एटॉमिक एनर्जी लेवल का जो निर्धारण होता है कि एक पर्टिकुलर एटॉमिक एनर्जी लेवल जब हम निर्धारित करते हैं तो किसके जरिए निर्धारित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल होता है, एल के वैल्यू के आधार पर हम लोग डिटरमिन करते हैं एटम के एनर्जी लेवल को। ठीक है, कारण है कि एटम के केस में आपने पढ़ा है कि ये जो एल होता है वह कंजर्व रहता है और इसीलिए L is the parameter that is orbital angular momentum in terms of which we determine the atomic energy level। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल की बात करें तो आप इस इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम L के आधार पर मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे रीजन है। एक्चुअली मॉलिक्यूल में ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल है इलेक्ट्रॉन का वह कंजर्व नहीं रहता है। ठीक है, जबकि यह एटम के केस में कंजर्व है लेकिन मॉलिक्यूलर केस में यह कंजर्व नहीं रहता है और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम एल के आधार पर मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें खास बात है कि अगर आप डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, जैसे ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला लाइन आप जानते हैं कि दिस इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिक होता है। डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। बोलो किसके अबाउट, तो अबाउट द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, हमने यहाँ मेंशन किया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है और इसलिए भले ही एल कंजर्व नहीं है मॉलिक्यूल के केस में, लेकिन अगर तुम एल वेक्टर का कंपोनेंट ले लेते हो, प्रोजेक्शन ले लेते हो along this internuclear axis, तो वह जो कंपोनेंट होगा that will actually remain conserved, वह कंजर्व रहता है। और इसी फैक्ट को आधार बना करके कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंपोनेंट along द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंजर्व रहता है, इस बेसिस पर हम मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल का निर्धारण करते हैं। तो फर्क समझ में आया। एल एज ए होल कंजर्व नहीं है मॉलिक्यूल के केस में, जबकि यह एटम के केस में कंजर्व रहता है और इसीलिए एल के बेसिस पर हम एटम के एनर्जी लेवल का निर्धारण तो कर लेते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। लेकिन
डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में चूंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, इसीलिए एल का कंपोनेंट along दिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कंजर्व रहता है। तो इस बेसिस पर आप मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रीजन तो ये हुआ कि क्यों आप कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल का निर्धारण मोर कॉम्प्लिकेटेड है रिलेटिवली विथ रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक एनर्जी लेवल। अब हम दूसरे अगर रीजन की बात करें कि जो क्यों कैसे आप कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल का निर्धारण अधिक कॉम्प्लिकेटेड है किसके अबाउट, किसके रिस्पेक्ट में, एटम के रिस्पेक्ट में। तो एक्चुअली इन सेकेंडली यू कैन से दैट द इन केस ऑफ द मॉलिक्यूल यू कैन नॉट नेग्लेक्ट द न्यूक्लियर मोशन। आप याद कीजिए, जब हम लोग एटम के स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो सिर्फ बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन एंड यू कंप्लीटली इग्नोर, कंप्लीटली नेग्लेक्ट द मोशन ऑफ न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस के मोशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल के केस में आप न्यूक्लियर मोशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ न्यूक्लियर मोशन। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की ही मान लो बात करें, जैसे कि ये हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, 1 पहले एटम को तो 2 दूसरे एटम को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली ये जो न्यूक्लियस है वह ये इसी अलोंग दिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये न्यूक्लियस एक्चुअली इनफैक्ट वाइब्रेट करता है और साथ ही साथ यह जो सिस्टम है वह अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी करता है ना, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी करता है। जैसे अगर मान लो कि ये जो पॉइंट है, मान लिया दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, देन दिस सिस्टम आल्सो रोटेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम एंड there is also a vibration of the nuclei along this internuclear axis। इसका मतलब दो तरह का मोशन है। न्यूक्लियस वाइब्रेट भी कर रहा है along the internuclear axis और साथ ही साथ ये होल सिस्टम रोटेट करता है about the center of mass। तो ऐसी स्थिति में जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है इस वाइब्रेशनल मोशन से और रोटेशनल मोशन से, वह एनर्जी एक्चुअली क्वांटाइड होता है और आपको उस एनर्जी को अंडर अकाउंट लेना होगा। सिंपल रूप में अगर कहा जाए तो एक लाइन में आप इतना कह सकते हैं कि एटम के केस में हम न्यूक्लियस के मोशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यह मानते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन मोशन में है। लेकिन यही चीज़ हम मॉलिक्यूल के केस में नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इस केस में न्यूक्लियस का मोशन इफेक्टिव होता है और दो तरह के मोशन की बात करते हैं। हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें वाइब्रेशनल मोशन है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इससे इनफैक्ट वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा देखेंगे आप आगे पढ़ेंगे, एराइज होगा। और दूसरी तरफ ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल का सिस्टम है वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी करता है। इसलिए यह भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर जो स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूलर जो एनर्जी लेवल्स होगा दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड विथ रेस्पेक्ट टू द एटॉमिक एनर्जी लेवल। ठीक है, अब सवाल है कि जो अब इस प्रॉब्लम को जब हम डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम को डिस्कस करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच से तो हमको इस सिस्टम का हैमिल्टोनियन लिखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हैमिल्टोनियन पता करना होगा। हैमिल्टोनियन लिखने के बाद एक्चुअली हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं कि H psi इज इक्वल टू E psi और इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ फिर एक कठिनाई है कि ये जो हैमिल्टोनियन है H फॉर द मॉलिक्यूल, अगर इस ऑपरेटर को मॉलिक्यूल के लिए फाइंड आउट किया जाए
तो हैमिल्टोनियन वाले टर्म में कई इंटरेक्शन का कंट्रीब्यूशन होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, न्यूक्लियर इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर इंटरेक्शन, कई तरह के इंटरेक्शन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच इंटरेक्शन से एनर्जी डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इंटरेक्शन से, फिर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच इंटरेक्शन से। इस तरह से इस केस में जो हैमिल्टोनियन मिलता है वो दैट इज आल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स, वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। यही चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और यही कारण है कि चूंकि यहाँ 3 तरह का इंटरेक्शन डेवलप होगा और तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में, इसलिए श्रोडिंगर इक्वेशन एस साई इक्वल टू ई साई का सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन मॉलिक्यूल के केस में पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सॉल्व किया कैसे जाए, इसी के लिए हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज करते हैं, और वह अप्रॉक्सीमेट मेथड प्रोवाइड हुआ था 2 वेल नोन साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है बॉर्न एंड ओपेनहीमर। उन्होंने क्वांटम मैकेनिकल इक्विवेलेंट एक अप्रॉक्सीमेशन दिया था कि हाउ वी कैन फाइंड और हाउ वी कैन डील विद द प्रॉब्लम ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा by finding the Hamiltonian of a molecule। एक अप्रॉक्सीमेट बात करते हैं, इसलिए जो बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन है वह एक्चुअली एक मैथमेटिकल टूल देता है, एक टेक्निक देता है कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन को मॉलिक्यूलर सिस्टम के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। बात सुन आ रही है? बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन क्या है? यह एक टेक्निक देगा, यह एक अप्रोच देगा, एक मेथड हम लोग इसमें सीखेंगे टू सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए मॉलिक्यूल। एक्चुअली आज हम इसको डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, जैसा पहले हमने कहा कि आज का लेक्चर केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अगले क्लास में हम लोग बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इतना आप समझिए कि बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग करते क्या हैं। तो अगर आपको डील करना है या सॉल्व करना है श्रोडिंगर के इक्वेशन को मॉलिक्यूल के लिए, तो ऐसी स्थिति में 2 स्टेप में यह सॉल्यूशन इस मेथड में किया जाता है। और वह 2 स्टेप क्या है? तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में हम लोग करते क्या है कि श्रोडिंगर इक्वेशन को इलेक्ट्रॉनिक मोशन, दैट इज इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए सॉल्व करते हैं। मतलब आपको इक्वेशन लिखना होगा HE psi E इक्वल टू EE psi E। ध्यान से देखो, HE दिस इज हैमिल्टोनियन फॉर इलेक्ट्रॉनिक मोशन, एंड psi आइगन फंक्शन हो गया, ये EE आइगन वैल्यू है, नहीं एनर्जी आइगन वैल्यू। तो यहाँ पर जब हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियर मोशन को एक्चुअली नेग्लेक्ट कर देते हैं, और यह मानते हैं कि जो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स है वह केवल इस इक्वेशन में एक पैरामीटर के रूप में आएगा, और हम इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप में ये करेंगे कैसे, ये नेक्स्ट लेक्चर का सब्जेक्ट मैटर है, केवल हम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ। और फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग न्यूक्लियस के मोशन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के मोशन के लिए। ठीक है, और जब न्यूक्लियस के मोशन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मोशन के केस में जो एनर्जी आइगन वैल्यू E आता है, वह एनर्जी आइगन वैल्यू आप देखेंगे कि यह न्यूक्लियर मोशन में एपियर होगा एज ए पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये EE पोटेंशियल एनर्जी का एक हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब बॉर्न ओपेनहीमर अप्रॉक्सीमेशन में फर्स्ट स्टेप में हम केवल इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, और उस इक्वेशन में यह मानेंगे कि जो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट है वह सिर्फ एक पैरामीटर है। ठीक है, न्यूक्लियस के मोशन को नहीं कंसिडर करेंगे। और सेकेंड स्टेप में हम बात करेंगे न्यूक्लियर मोशन क्या, और न्यूक्लियस के मोशन को कंसिडर करते हुए उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और
उस सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन के केस में जो एनर्जी आइगन वैल्यू आया वह आएगा पोटेंशियल एनर्जी के एक हिस्से के रूप में। तो इस दो स्टेप को फॉलो करके बॉर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके हम लोग मॉलिक्यूल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे? दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माय सेकेंड लेक्चर। सेकेंड लेक्चर में एक्चुअली बॉर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमने केवल इतना आपको बताया कि जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को डिस्कस करना क्यों डिफरेंट एटॉमिक स्पेक्ट्रम से, क्यों उसके तुलना में यह कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ कई इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इंटरेक्शन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस इंटरेक्शन। सो हैमिल्टोनियन इज समव्हाट कॉम्प्लिकेटेड। और ऐसी स्थिति में बॉर्न और ओपेनहीमर ने एक टेक्निक दिया था इस परिस्थिति में कैसे श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, और उसी सॉल्यूशन के टेक्निक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और तब उसके बाद पर्टिकुलर रूप से आप डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है वह 3 तरह का होता है बेसिकली, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और इस तीनों तरह के स्पेक्ट्रम को इन डिटेल फोर्थ कमिंग लेक्चर के सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे।